नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, स्विट्जरलैंड में आजकल बहुत गर्मी है और गर्मी इसलिए है क्योंकि एक का हवाई जहाज थोड़ा सा खराब हो गया, वापस आया, फिर उड़ा और उस हवाई जहाज का पूरा इंतजार था। हवाई जहाज पहुंचा और उसके बाद जो कैवलकेड चला, तो कैवलकेड के दोनों तरफ अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी। कुछ लोग चीयर कर रहे थे और कुछ लोग जो हैं वो तख्ती लेकर के खड़े थे, विरोध कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं स्विट्जरलैंड के डावोस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी का। मित्रों, 2 दिन से लगातार प्रतीक्षा में थे लोग कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं कि नहीं आते हैं। याद कीजिए, कोविड के दौरान इसी डावोस को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये एक प्रकार से क्रिमिनल का अड्डा बना हुआ है। लेकिन 21 जनवरी को इसी डावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलिन श्वाब के साथ स्टेज शेयर किया और उसी कॉलिन श्वाब पर सबसे ज्यादा हमलावर थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त कोविड के दौरान कॉलिन श्वाब एक ऐसा धुरी बन गया था जो दुनिया भर के रैकेटियर्स को एक साथ खड़ा कर दिया था कोविड के लिए। और उसमें दुनिया भर की सरकारें भी शामिल हो गई थी। रैकेटियर्स एक तरफ थे। आप कल्पना कीजिए कि फाइजर के सीईओ वहां पहुंचे हुए थे। फाइजर के सीईओ का वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कैमरा वाले उनके पीछे पड़ रहे थे और पूछ रहे थे कि ये जो तुमने बूटी बनाया है, इस बूटी का एडवर्स इफेक्ट जो हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ। तो भागता रहा फाइजर का सीईओ। तो उसी डावोस में एक जमाने में माननीय ट्रंप साहब बड़ी आलोचना कर रहे थे। लेकिन इस बार जो डावोस की मीटिंग हुई उसमें बड़ी प्रतीक्षा थी डोनाल्ड ट्रंप की। लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंचे भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच करके जो स्टेज सेट किया आज उस पर, और कौन बकरी था वहां पे, कौन मुर्गा था, कौन बकरा था, इसके बारे में बताएंगे आज। कसाई के रूप में कौन खड़ा हुआ। और इनका आज का की कसाई की कहानी नहीं है, ये धोखेबाजी बहुत पुरानी है। जब ये मित्रों के साथ रहते हैं तो कब ये पलट करके धोखा दे दे, कहना मुश्किल है। इसके पहले कि डावोस में जो कुछ भी हुआ उसके क्या मायने हैं, ये हम आपको बताएं। आपको थोड़ा सा नेपथ्य में लिए चलता हूं। याद कीजिए 1950 के पहले का दौर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। हिरोशिमा नागासाकी में तो बॉम्ब गिरा 6 और 9 अगस्त 1945 को। लेकिन 6 और 9 अगस्त 1945 के पहले जापान ने क्या किया अमेरिका के साथ। इसलिए मैं सिर्फ अमेरिका को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन अमेरिका अपनी विस्तारवादी नीति पर जैसे चल रहा था उसको रोकने के लिए जापानीज ने दुस्साहस किया। जो हवाई द्वीप है वहां पे, उस पर्ल हार्बर जो युद्ध युद्ध तट था, वहां पे जापान ने हमला कर दिया 7 दिसंबर 1941 को। और इस जापानी हमले में कहा जाता है कि कम से कम 8 से 21, अब एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं आपको 8 मिलेगा, कहीं 21 मिलेगा, युद्धपोत ध्वस्त हो गए अमेरिका के। और कम से कम 150 एयरक्राफ्ट या तो खत्म हो गए पूरी तरह से या क्षतिग्रस्त हुए, 150 एयरक्राफ्ट। और 2,500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों की जान गई। उसके बाद अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करना खुद को अवश्यंभावी मान लिया और अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर गया, आप सबको मालूम है। और उस वक्त अमेरिका के साथ रसिया था, रसिया के साथ फ्रांस है, फ्रांस के साथ इंग्लैंड है, जो एलाइज कंट्रीज थे। एक तरफ एलाइज था और दूसरी तरफ एक्सिस पावर थे, जिसको आप धुरी राष्ट्र कहते हैं। और धुरी राष्ट्र में इटली, जापान और जर्मनी था मोटे तौर पर। और एक तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, ऐसे मजबूत देश थे। और आखिरकार एक्सिस पावर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, हरा दिया। नाजियों के खिलाफ लड़ाई थी।
उस वक्त जब अमेरिका और रसिया साथ-साथ थे, तो एक वैचारिक जो विरोधाभास था उसके बाद वो दोनों साथ आए थे। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। एक तो कैपिटलिस्ट कंट्री और एक कम्युनिस्ट कंट्री और एक सोशलिस्ट कंट्री आप कह लें, साम्यवादी देश। दोनों के विचार में आमूल-चूल डिफरेंस है। धरती आसमान का फर्क है। इस पर मैं एक अलग से आपको कार्यक्रम करूंगा। जो आजकल जो पुतिन कह रहे हैं वेस्ट के दर्शन के बारे में और वेस्ट के सोशल फैब्रिक के बारे में, जो पुतिन कह रहे हैं उस पर मैं अलग से विस्तार से आपको एक कार्यक्रम करूंगा, क्योंकि इतने में समेटना बहुत मुश्किल होगा, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि दो विपरीत विचारधारा वाले एक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नाजियों से लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। जर्मन के नाजियों से इकट्ठे तो हुए, लेकिन जैसे ही ये जापान को उन्होंने ध्वस्त किया, नागासाकी को, क्योंकि जापान से उनको बदला लेना बहुत अवश्यंभावी था, क्योंकि 7 दिसंबर 1941 की घटना अमेरिका को बार-बार परेशान कर रही थी, जिसमें जापान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। और इसीलिए जापानीज इस मुद्दे को कभी उठाते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो गलती जापान ने की थी उसका नतीजा उनको भुगतना ही था। इसलिए जब भी लोग कहते हैं कि अमेरिका ने बहुत क्रूरता की, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, तो उसके पहले थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि पर्ल हार्बर में जापान ने क्या किया। लेकिन आज मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं? 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह समझिए कि उस वक्त जो मित्र राष्ट्र थे, जो अलाइज पावर थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद दुश्मन हो गए। और फौरन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा शीत युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच में? अमेरिका और रसिया के बीच में। और पूरी दुनिया दो धुरी में बट गई। कुछ अमेरिका की तरफ लीनियंट हो गए और कुछ रसिया की तरफ लीनियंट हो गए। अब तब से लेकर के ये धुरी चलती रही, ये शीत युद्ध चलता रहा तब तक, जब तक कि अमेरिका ने यूएसएसआर को विखंडित नहीं कर दिया। अब वो आपको मालूम है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आप सबको भी मालूम है, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, सब आपने पढ़ाई किया है। गोरबाचोव के जमाने में यूएसएसआर को खत्म कर दिया गया। और जब यूएसएसआर विखंडित हुआ, रसिया कमजोर हुआ, उसके बाद एक प्रकार से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। तो 1950 तक तो ये रहा कि चलिए एक साथ था, लेकिन ठीक वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद दुनिया दो ध्रुव में बट गई और दो सुपर पावर आमने सामने खड़े हो गए। ये 30-35 वर्षों तक चला। और जब 1990 में यूएसएसआर खत्म हो गया, 88-87 से 90 के बीच में खत्म होना शुरू हो गया था, उसके बाद 90 से लेकर आज तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपनी हेजिमनी दी, कैसे लैंड लीज एग्रीमेंट करके कैसे इंग्लैंड को उन्होंने मदद किया था, सामरिक मदद किया था, आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपनी हेजिमनी स्थापित की, लेकिन फिर जो ये शीत युद्ध चलता रहा तो उनको टक्कर रसिया देता रहा। लेकिन 30-35 वर्षों के बाद अगेन अमेरिका फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया यूएसएसआर के विखंडन के फौरन बाद। और तब से लेकर के तो आप देख रहे हैं, वियतनाम युद्ध हो जाए, इराक युद्ध हो जाए, अफगानिस्तान युद्ध हो जाए, जहां मर्जी होता है, ईरान हो जाए, जहां मर्जी होता है वहां पहुंच जाता है। क्यूबा हो जाए, अब वेनेजुएला, अब फिर से क्यूबा और फिर से मैक्सिको, इसकी कहानी चल रही है। मतलब कभी जो मित्र बन करके विश्व युद्ध किया था, अब उसी का खौफ दिखा रहा है अमेरिका, उसी को दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर किए हुए है, उसी को कह रहा है कि नहीं, अब इससे हमको बचने के लिए हमको ये सब काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे साहब? तो वेनेजुएला को कब्जा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रशियन तेल को हमें रोकना है। अब कहानी देखिए, तो वेनेजुएला को तो उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर कह रहा है कि नहीं, रशियन और चाइनीज ये दोनों आ जाएंगे ग्रीनलैंड के ऊपर, तो इसलिए ग्रीनलैंड को हमको कब्जे में करना पड़ेगा। अब ग्रीनलैंड को भी हम कब्जा करेंगे। नया नया नैरेटिव दे रहा है। मिडिल ईस्ट में कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट ऑर्थोडॉक्स है उसको काउंटर करने के लिए हमें वहां पर एंटर करना पड़ेगा। हर जगह यह चौधरी जो है अपने अपने तरीके से नया नया नैरेटिव गढ़ रहा है। दुनिया को आशा थी कि डावोस में, हालांकि मैं इस डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं, लेकिन डावोस, क्योंकि ये पूरा जो जमावड़ा, इसका जो इंसेप्शन ही हुआ, इसका जो गठन ही हुआ है,
वो एक घटिया आदमी जिसके ऊपर पेडोफिलिक होने का आरोप लगा हुआ है। क्योंकि पहले कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ये पीडोफिलिक लोगों का जमावड़ा है। उसमें माननीय बिल गेट्स बड़ी तेजी से इसको कंट्रोल कर रहे थे। डब्ल्यूएचओ के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लगातार बिल गेट्स उसको कंट्रोल करने वाले लोग थे। लेकिन अभी इस बार का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसकी गतिविधि थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि जो स्वाब है ये खुद 88 साल के हो गए, 90 साल के होने वाले हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर आप कहें तो 88 साल के हुए हैं। तो इनको थोड़ा बैक बेंच पर चला गया। अब डाभोस की कहानी हुई क्या? डाभोस में शेर के सामने बकरे कैसे मिमियाते रहे और शेर ने क्या-क्या गुल खिलाया, वो मैं आज बताता हूं आपको। पहली जो जानकारी है वो ये ले लीजिए कि ट्रंप ने कह दिया कि हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन से बातचीत करेंगे और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों पर जो हमने टैरिफ लगाया था उसको होल्ड कर दिया। 10% टैरिफ की जो बात हो रही थी, जो 1 फरवरी से उसका इंप्लीमेंटेशन होना था, उसको रोक दिया। और फिर कहा कि अभी मुझे लेकिन लग रहा है कि नहीं, यूरोपियन यूनियन से हमको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन की जो दिशा है वो ठीक नहीं है। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पर मैं बाद में आता हूं। डावोस में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मजबूती से, और कमाल देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक कनाडा अमेरिका का साथ, मतलब आप कनाडा को अमेरिका से अलग करके नहीं देख सकते। वहां की आबादी भी मानती है कि अमेरिका मतलब कनाडा, कनाडा मतलब अमेरिका। इस तरह से दोनों एक सिक्के के 2 पहलू थे, सिक्का एक ही था। लेकिन कनाडा की स्थिति देखिए कि डावोस के, चाहे वो मंच, उस मंच को मैं बहुत ही घटिया मंच मानता हूं, फिर भी मंच तो है, पूरी दुनिया के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, वो एक प्राइवेट मंच है, वो कॉलेज शॉप का उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन कैसे प्राइवेट मंच दुनिया की सरकारों के पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किसी सरकार का फोरम नहीं है, सारी सरकारों का वो फोरम नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बिजनेसमैन का पहले फोरम था, फिर उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिशियन को बुलाना शुरू किया, और स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में सैर कराने का बड़ा सिलसिला है। आपने सुना होगा कि गुलाबी ठंड में आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने सुना होगा। फिर उसके बाद वहां से जब डावोस से लौट करके ये लोग आए थे तो राज्यसभा की सदस्यता मिल गई थी प्रियंका चतुर्वेदी को। तो डावोस में ये लोग शेयर करने जाते हैं, और वहां पर शेयर करके अपना घूमना फिरना होता है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं। पॉलिटिशियन को इन्होंने अब बुलाना शुरू कर दिया है पिछले कुछ सेशन से। अदरवाइज पहले बिजनेसमैन इकट्ठे होते थे, वहां पॉलिसी बनाते थे और अपना एग्रीमेंट करते थे किससे, किस व्यापारी घरानों से क्या काम करना है। तो इस मंच पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑल माइटी के लिए कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, और जो व्यक्ति ह्यूमन राइट्स की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने खुद ही ह्यूमन राइट्स को तबाह करने का मन बना लिया है। कहा कि अगर मैं टेबल पर नहीं हूं तो मैं मीन्यू में हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मैं डायरेक्ट टेबल पर नहीं हूं, अगर आप लोगों को यह लगता है कि नहीं नहीं हम सुरक्षित हैं, हमारे खिलाफ ट्रंप कुछ नहीं करेगा, तो आप गलतफहमी में हैं, हम एजेंडे में हैं। और कहा कि अगर मैं खाने के टेबल पर नहीं हूं मौजूद, तो मेन्यू में मौजूद हूं। मेन्यू में मौजूद हूं मतलब ग्रीनलैंड के बाद वो मेरे पास आएंगे, और मेरे पास आने के लिए तो वो अपने चुनावी कैंपेन में कहते थे कि कनाडा को अपना 51st स्टेट बना देंगे। ये प्रधानमंत्री डावोस में सार्वजनिक मंच पर खुलेआम कह रहे हैं। क्या आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिए कि ट्रंप साहब ग्रीनलैंड से चुप हो जाएंगे, वेनेजुएला से चुप हो गए, ग्रीनलैंड से चुप हो जाएंगे। ट्रंप साहब के मेन्यू में मैं हूं, तो आप मेरी या तो रक्षा कीजिए, वरना मैंने राह पकड़ ली है और मैं चाइना की शरण में जाऊंगा। कहने का मतलब ये था, वैसा उन्होंने कहा नहीं वहां पे, लेकिन लब्बो-लुआब यही है। कार्नी साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी मैं अभी बताता हूं। पूरे ठसक के साथ ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को धो दिया, और ये लोग सब गिड़गिड़ाते रहे।
ट्रंप का जो लोग, दो लोगों ने जिसके साथ स्टेज शेयर किया, जिन्होंने इंटरव्यू लिया, वो दोनों डर के मारे पूछ नहीं रहा था कि ग्रीनलैंड पर आपका क्या कहना है। ग्रीनलैंड पर क्या ट्रंप ने कहा वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन कार्नी साहब ने कहा कि अगर आपको यह लग रहा है कि ग्रीनलैंड से ट्रंप मान जाएंगे तो ये गलतफहमी मत पालिए, मेरे ऊपर खतरा है और मुझे अपने देश की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। और साफ इशारा कर दिया कि मैं चाइनीज कैंप में जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो रसिया के पास भी जा सकता हूं, जिसका डर मुझे दिखाया जा रहा है। आप समझ गए? अब कहानी शुरू हुई फ्रांस की। मैक्रो ने बड़ी जबरदस्त तरीके से कहा कि ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों नेटो का भी मेंबर है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उसकी रक्षा करनी है और इस बात को स्वीकार हम नहीं करेंगे जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर। तो ट्रंप ने क्या कहा, कहां कहा? डावोस पहुंचकर कहा। बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। एक तो कनाडा के प्रधानमंत्री रॉक कर रहे थे डावोस में, बड़ी तारीफ हुई, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। जब तक वो भाषण करते रहे स्टैंडिंग ओवेशन मिलता रहा कनाडा के प्रधानमंत्री को। लेकिन जब मैक्रों बोल रहे थे तो भी उनकी तारीफ तो हुई, लेकिन मैक्रों के बाद बारी थी शेर की, क्योंकि ये सारी बकरी हैं। तो शेर पहुंच गए साहब, कसाई पहुंच गए और कसाई ने कहा कि मैक्रो, फ्रांस फ्रांस जो कहता, आई डू नॉट एक्नॉलेज देम, I don't acknowledge France. Whatever they are saying, I don't acknowledge. खुलेआम कहा कि वो क्या बोल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। और फिर बिजनेसमैन से और कई यूरोपियन यूनियन के लीडर से उन्होंने अलग से बातचीत की और कहा, वैसे ही कहा। अब आपको एक फिल्म याद है, हिंदी मूवी थी, अब वो गंगाजल है या क्या मुझे याद नहीं आ रही है, जिसमें वो क्रिमिनल जो है, वो जिसको पसंद आ गया है वो लड़की, उसका हाथ मांगने जा रहा है उसकी माँ से और उससे कह रहा है कि मैं कहता हूं इसे कि मैं रानी बना करके रखूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, सोने हीरे जवाहरात में तोड़ दूंगा। ये तैयार नहीं है, ये मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। लगभग कुछ उसी तरह से ट्रंप बोल रहा है डावोस में। ट्रंप कह रहा है कि मैंने नाटो के लिए क्या नहीं किया, मैंने यूरोपियन यूनियन के लिए क्या नहीं किया, मैंने पैसे लुटाए, तुम्हारी रक्षा की, वरना तो रसिया तुम्हें खत्म कर देता, चाइना तुम्हें खत्म कर देगा, जब चाहेगा आकर के कब्जा कर लेगा। यूरोपियन यूनियन को डरा दिया, फ्रांस को डरा दिया, जर्मनी को डरा दिया, पोलैंड को, इटली को, सबको डरा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं तो 65-70% नाटो के फोर्स पे पैसा खर्चा कर रहा हूं, तुमको बोलता हूं 5% दो, 5% भी नहीं तुम देने के लिए तैयार हो नहीं हो, तुम्हारी औकात क्या है। तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपना पैसा खर्चा कर रहा हूं, तुम्हें तेल पिला रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं, सारा खाना दे रहा हूं, वरना तुम्हारी औकात क्या है, खत्म हो जाओगे 2 दिन में। तो मैं तुमको पाल रहा हूं और बदले में मैं एक मांग रहा हूं, उस पर तुम विरोध कर रहे हो। मैं क्या मांग रहा हूं? मैं आर्कटिक का एक आइलैंड ही तो मांग रहा हूं, एक आइसलैंड मांग रहा हूं। उसमें क्या है? उसमें आइस ही आइस है। उसका तुम लोग क्या करोगे? 57,000 वहां का पॉपुलेशन है, क्या करेगा बेचारा? मैं उनको पैसे से भर दूंगा, सोने हीरे जवाहरात जो चाहिए वो दूंगा। वो क्यों नहीं मेरे साथ आना चाहते हैं? तो सारे जो यूरोपियन यूनियन के नेतागण थे वो इस तरह से ऐसे करके डर करके चुप्पी मार करके सुन रहे थे। और खुलेआम ट्रंप ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, मैं सिर्फ इतना मांग रहा हूं, तुम्हें देना चाहिए। फिर क्या कहा? यस है तो बड़ी अच्छी बात है, नो है तो आई विल रिमेंबर, मैं ध्यान रखूंगा। यस है तो अच्छी बात है, नो है तो मैं ध्यान रखूंगा। मैं सीधा सीधा जाके कह रहा है कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है। ये तुम अपनी बहसबाजी और ये सब जो कहानी कर रहे हो कि नहीं, आई विल सपोर्ट डेनमार्क, आई विल सपोर्ट एंड वी शैल सपोर्ट डेनमार्क, वी शैल सपोर्ट, वी शैल स्टैंड विथ ग्रीनलैंड, इट इज ऑल नॉनसेंस। ये तुम्हारे कहने का कोई मतलब नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि अपने जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी है, सबकी तारीफ कर दी, मार्को रूबियो की तारीफ कर दी और बेसेंट की तारीफ कर दी कि सारे दीज पीपल आर डूइंग ए फैबुलस जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग इनसे बात कीजिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मैं इतना तो मांग रहा हूं, ग्रीनलैंड ही तो मांग रहा हूं, और ग्रीनलैंड में है क्या? कुछ भी नहीं है, वहां तो आइस का लैंड है वो।
तो मैंने तुम्हारे ऊपर इतने पैसे लुटाए हैं, बदले में मैं आइसलैंड मांग रहा हूं, ग्रीनलैंड मांग रहा हूं, इस पर तुम चर्चा मत करो। खैर, ये सब कह करके थोड़ा 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, मतलब डरा भी दिया, उसको मनाया भी। तत्काल ये बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं। और सबसे बुरी स्थिति मित्रों डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव की थी। वो कह रहे थे कि मैं बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ रहना चाहता है, यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहता है, अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहता है। प्रेम पूर्वक बेचारा कह रहा है, डर करके कह रहा है। एक पूरे माफिया के रूप में, एक ऐसा लगता है कि रेपिस्ट जैसा होता है ना, रेपिस्ट के रूप में ये पूरा दिख रहा है। अजीब तरह का माहौल बना हुआ है कि हम जबरदस्ती तुम्हारे साथ करेंगे, जबरन करेंगे, जबरन 57,000 पॉपुलेशन को अपने साथ मिला लेंगे, जबरिया करेंगे, और इस बीच में जो आएगा उसको उसकी औकात दिखा देंगे। मॉक किया मैक्रों का, इमैनुअल मैक्रों का मॉक किया। इधर से इंग्लैंड खत लिख रहा है कि नहीं नहीं हम डेनमार्क के साथ हैं, कोई औकात नहीं है उसकी, डर से वो भागा फिर रहा है। लेकिन अगर ये यूरोपियन यूनियन भारत के साथ जिस तरह से ट्रेड डील हो रहा है, और उर्सुला के पास अब कुछ बचा नहीं है, जो माननीय उर्सुला जी है, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं आजकल, वो आ रही हैं भारत। वो एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रहे हैं भारत। अब ये लोग सब आकर के भारत से गुहार करेंगे कि उन्होंने तो भगा दिया, हमारा बाजार खत्म हो गया, माए बाप तुम हमारी कल्पना करो। एक अच्छी बात रही कल डाबोस में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत के जो संचार मंत्री हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब धोया आईएमएफ के चीफ को, खूब धोया और कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट भारत में काम कर रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट। आप उसका वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे दिखा नहीं सकते, आप देख सकते हैं जाकर के, इट इज अवेलेबल। खूब धोया अश्वनी वैष्णव जी ने, और वो लगा कि भारत ने बहुत बढ़िया से काम किया, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेयर्स बतलाए अश्वनी वैष्णव ने। तो भारत अपना, कोई काहू से दोस्ती ना काहू से बाहर, भारत अपना काम कर रहा है चुपचाप। यूरोपियन यूनियन के ऐसे लोगों से मिल रहा है, अमेरिकन डेलीगेट से भी मिल रहा है, ब्रिटिश डेलीगेट से भी मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। भारत अपना चुप चुप ना इधर ना उधर है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि अब तो ये लेगा, ग्रीनलैंड लेकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, डेनमार्क पर ये कब्जा करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फ्रांस क्या कर सकता है? अब एक ही तरीका है कि भारत को वो अपने खेमे में ले, और भारत फिर चाइना और रसिया एक साथ खड़े हो जाए, तो फिर अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। और इस बात का एहसास इस कसाई को हो गया कि ये मेमना जो है इतना शोर मचा दिया है, इतना शोर मचा दिया है डाबोस में, कि ये रसिया, चाइना और भारत इकट्ठे हो गए हैं और ये इनके साथ चले जाएंगे। कनाडा तो ऑलरेडी चाइना के साथ चला गया। खबर आ रही है मित्रों कि यूरोपियन यूनियन रसिया के साथ डील कर सकता है। पुतिन बहुत माइल्ड हो गए हैं। अगर यूरोपियन यूनियन बातचीत के लिए तैयार हो जाए, तो हो सकता है कि यूक्रेन युद्ध में थोड़ा बहुत पाउज हो जाए, क्योंकि पुतिन वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाह रहे हैं, अमेरिकी हेजिमनी को तोड़ना चाह रहे हैं, अमेरिका से सभी देश को अलग करवाना चाह रहे हैं। और पुतिन को इसमें कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अगर अमेरिका एडवांस हुआ, जो कि एडवांस होगा, क्योंकि अमेरिका के सामने कोई चारा नहीं है। लगातार ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिकी इकोनॉमी तो रॉकेट के स्पीड से ऊपर जा रही है, पूरी दुनिया हमारे यहां निवेश करने के लिए लालायित है। 1000 बिजनेस ग्रुप से डावोस में ट्रंप ने मुलाकात की और कह रहे हैं कि हमारे यहां तो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का निवेश आ रहा है। झूठ बात है। ऐसी परिस्थिति में कौन जाकर के निवेश करेगा? जिसकी आर्म ट्विस्ट करेगा उसको कहेगा। कह रहा है कि वेनेजुएला में बहुत बड़ी बड़ी तेल कंपनियां पहुंच गई हैं, वहां बढ़िया तेल आएगा, पूरी दुनिया को हम सप्लाई करेंगे। तो अपना माल बेचने का वो कहानी तो कह रहा है, लेकिन उसकी जो दादागिरी है वेनेजुएला को और कनाडा को हड़पने की, इस पर दुनिया बटेगी और कनाडा शांत नहीं रहेगा। अब फ्लैशबैक देखिए, जिस वर्ल्ड वॉर में अलाइज देश के साथ कनाडा खड़ा था और रसिया खड़ा था, आज रसिया और कनाडा दूसरे ध्रुव पे खड़ा है और अमेरिका दूसरे ध्रुव पे खड़ा है। तो 75-80 वर्षों में
पूरा इतिहास बदल गया और आज डावोस में पूरे समीकरण, और फ्रांस तो उनका परिचित चिर परिचित दुश्मन है, क्योंकि फ्रांसीसी एक्विजिशंस था अमेरिका में काफी दिनों तक। वहां से फ्रांस हटा है, आपको मालूम है सबको, बहुत सारा भूभाग जो है फ्रांस के कब्जे में था, वहां से फ्रांस हटा है। तो फ्रांसीसी से उनको एक अलग तरह की दुश्मनी है, इसलिए वो कहते हैं कि फ्रांसीसी को तो मुझे पता है वो क्या बोलेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसलिए वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं। तो इतिहास 80 वर्षों में बदल रहा है। जो पहले दोस्त थे अब वो दुश्मन हो रहे हैं, और ये कसाई वहां सामने में बकरों को डरा रहा है कि हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे, काट देंगे। प्रेम से कह रहे हैं मेरे साथ आ जाओ, मेरे से आ जाओ। वर्ल्ड ऑर्डर में इससे घिनौना आचरण आज तक, पहले भी हुआ होगा, लेकिन 21वीं सदी में इस तरह का आचरण डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और अमेरिकी डीप स्टेट करवा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में मित्रों, भारत एक ऐसी धुरी बन करके उभरेगा या उभरना चाहिए जिसपे मोदी शायद काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मोदी कितनी मजबूती से इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी को करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत एक मजबूत धुरी के रूप में खड़ा होगा, क्योंकि बाजार एक बोनांजा है भारत के लिए, और इसे यूरोपियन यूनियन भी टैप करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देशों के साथ फ्री ट्रेड डील भारत का लगभग तय है। जर्मनी के साथ हो गया, फ्रांस के साथ हो गया, इंग्लैंड के साथ हो गया, इन सब देशों के साथ फ्री ट्रेड डील भारत कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये सैंक्शन लगाने की जो धमकी दे रहा है ये कुछ कर सकता है। 500% सैंक्शन वैंक्शन गया तेल लेने के लिए, अभी तो 10% सैंक्शन भी अमेरिका नहीं लगा पा रहा है यूरोप पे। तो स्थिति बहुत वोलाटाइल है। हाँ, इनकी जो धोखेबाजी थी, जो रसिया को उन्होंने दिया था वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ये धोखेबाजी आज वो कनाडा के साथ कर रहे हैं, फ्रांस के साथ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों के साथ कर रहे हैं, डेनमार्क के साथ कर रहे हैं, ग्रीनलैंड के साथ कर रहे हैं। ये धोखेबाजी का कीर्तिमान इनका पुराना रहा है, अपने ही धोखेबाजी की कीर्तिमान को ये तोड़ता रहा है। तो ये कसाई भी है, धोखेबाज भी बहुत पुराना है। आगे का डेवलपमेंट भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।